दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार में हम बात कर रहे हैं गर्भाधान संस्कार के बारे में। गर्भाधान संस्कार के और गहराइयों में उतरते हुए आज हम जानेंगे आईवीएफ के बारे में। इस पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्राज, कर्माज, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, सोनल मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर गर्भ संस्कार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी जो है वो मेन और वुमेन में अलग अलग होती है, तो वुमेन में इनफर्टिलिटी किस प्रकार की होती है? इनफर्टिलिटी वुमेन के केस में कई कारणों से आ सकती है जी। अगर हम एग्स पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर क्वांटिटी नहीं है कि लो ओवेरियन रिजर्व्स है तो फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है, बिकॉज एग्स ही नहीं है जी। तो इसमें एग्स नहीं है तो होगा कैसे? तो इसका जो सबसे सिंपल उपाय है कि भाई आप डोनर एग लेके आईवीएफ के प्रोसेस के थ्रू करें जी। बट अभी लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट आ रहा है, बट आई एम नॉट द ऑथोरिटी टू कंफर्म ऑन इट, बट स्टिल मैंने इसके बारे में काफी आर्टिकल्स पढ़े हैं तो मैं शेयर करना चाहूंगी। बट मैं चाहूंगी कि प्लीज आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें इन केस वो प्रॉब्लम आपको है और आप इसका सोल्यूशन ढूंढ रही हैं। डॉक्टर जॉनथन मिले ने ये बोला है कि नंबर ऑफ एग्स जो है फिक्स नहीं है और हम स्टेम सेल्स के द्वारा एग्स को क्रिएट कर सकते हैं, फॉलिकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर उनका ये रिसर्च करेक्ट है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने जाना था एक ह्यूमन बायोलॉजी में कि फॉलिकल्स, हम फिक्स्ड नंबर ऑफ फॉलिकल्स को लेके पैदा होते हैं और वो डिप्लीट होते जाते हैं। जैसा मैंने बताया था कि भाई एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब इनफैक्ट नॉट बर्थ, एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन, 12 वीक गेस्टेशन में हमारा 6 to 7 लाख हमारा रहता है फॉलिकल। फिर बर्थ के टाइम पे कुछ 1-2 लाख हो जाता है, प्यूबर्टी पे 0.5 हो जाता है। फिर हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है जो अराउंड 300 to 304 रिलीज होता है। तो इस तरह से हमारा रिजर्व घटता जाता है और ये जनरली प्रॉब्लम आती है जब वुमेन 35 को हिट करती हैं, क्योंकि उसके बाद उनका क्या प्री मेनोपॉजल पीरियड आ जाता है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ एग्स जो होती हैं वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये प्रॉब्लम 35 के बाद में आती है जनरली, और इसका अभी तक तो कोई सोल्यूशन था नहीं। सोल्यूशन यही था कि आप डोनर एग लेके करें, खुद के एग से नहीं कर पाएंगे बिकॉज है ही नहीं है जी। लेकिन डॉक्टर जॉनथन मिले का ये रिसर्च आया है, बट अगेन मैं कहूंगी कि आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, तो मुझे इसकी ऑथोरिटी है नहीं। बड़ा था तो मैंने शेयर कर दिया आपसे, यू कैन चेक इट एट योर ओन दिस थिंग। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम होती है वो है एग क्वालिटी की प्रॉब्लम जी, कि रिजर्व्स तो हैं बट एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो प्रॉपर्ली उतने ग्रो नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, रप्चर्ड नहीं होते, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है काफी हद तक, ऑफ कोर्स ये सारी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में आपको मेडिकल इंटरवेंशंस तो लेने ही पड़ेंगे। यू नीड टू सीक मेडिकल सपोर्ट, बिकॉज एग्स अगर प्रॉपर्ली ग्रो होने हैं तो नेचुरली आपको एफएसएच हार्मोन्स की सपोर्ट चाहिए, तो अगर सप्लीमेंट करके डॉक्टर देंगी तो नेचुरली आपको और बेटर होगा। सो सपोर्ट तो लेना है मेडिकल का, बट मेडिकल सपोर्ट लेने के बाद भी हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मैं शेयर कर रही हूँ वो ओवर एंड अबव मेडिकल इंटरवेंशंस बता रही हूँ कि मेडिकल इंटरवेंशन आप ले रहे हो और वो मेडिकल इंटरवेंशन का आपको 100% रिजल्ट मिले तो आप क्या करो।
उसके लिए मैं शेयर करूँ. दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू मेडिकल साइंसेज, दिस इज नॉट एट ऑल अ रिप्लेसमेंट. तो जो आपके अगर क्वालिटी एग्स नहीं है, तो मैंने आपको बताया था, हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी फॉलिकल से रप्चर होके जब ओवा निकलता है, राइट, ये जो पूरा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन रप्चर होके ओवा निकलता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा, ये ऑलमोस्ट 9 months का प्रोसेस है. रप्चर होके निकलने का पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ 9 months फ्रॉम प्रीमोर्डियल फॉलिकल टू द रप्चरिंग ऑफ द फॉलिकल. तो ये जो 9 month का प्रोसेस है, अगर ये 9 month में अगर हम लाइफस्टाइल करेक्शंस लेंगे, प्रॉपर हम एफर्मेशंस देंगे, अपने माइंड पावर को उस तरह से ओरिएंट करेंगे, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखेंगे, बिकॉज ये पूरा जो प्रोसेस है रप्चरिंग का, वो हेविली रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, और हार्मोन्स कॉर्टिसोल से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑल एंटी कॉर्टिसोल, मतलब सबका जानी दुश्मन है कॉर्टिसोल. अगर कॉर्टिसोल जैसे ही आ जाता है, वो लोग सब भाग खड़े होते हैं, दे कांट स्टैंड कॉर्टिसोल. तो जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हो, गड़बड़ हो जाता है. तो अपनी मेंटल वेलबींग रखो, स्पिरिचुअलिटी को आप एम्ब्रेस करो, मंत्रास करो, मेडिटेशन करो, तो उससे क्या होगा कि आप में ब्लिस आएगा तो आपकी एनवायरनमेंट और कंड्यूसिव होगी. तो ये जो हम लाइफस्टाइल करेक्शन, PQ, IQ, EQ, SQ को अगर हम इंप्रूव करेंगे, तो हमारा क्वालिटी ऑफ एग जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा. बट यस, यू शुड सीक मेडिकल इंटरवेंशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है. तो अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है, तो क्या होगा, आपका स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज तो कर लेगा, लेकिन फर्टिलाइज करके क्या होगा, वो पहुंच ही नहीं पाएगा अपने यूट्रस में जहां पे इम्प्लांटेशन होना है. तो ब्लॉकेजेस होने के कारण में भी हो सके कि फर्टिलाइज ही नहीं हो सके, क्योंकि ब्लॉकेज इस जगह है कि वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाया, बिकॉज जो पाथ है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू का पाथ है. बिल्कुल. तो इसलिए वो एक प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसमें भी आपको मेडिकल इंटरवेंशन लेने होंगे. और IVF के पाथ से क्या होता है कि आप डायरेक्टली इम्प्लांट कर लेते हो, तो वो भी एक सोल्यूशन है. अदरवाइज आपकी डॉक्टर जो भी आपको बेस्ट सोल्यूशन दे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कैसा ब्लॉकेज है, कहाँ ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. अगर नहीं भी किया जा सकता है, तो IVF का रूट जो है वो आपको आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर हो सकता है तो आपकी गायनेक आपको बेस्ट बता सकती है. तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है. फिर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो यूट्रस की जगह कहीं बाहर में क्रिएट हो गई है, तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो रखा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है. और एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है PCOD की प्रॉब्लम. द मोस्ट जनरल प्रॉब्लम आजकल, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब एवरी परसेंटेज तो मेरे पास है नहीं, बट सुनने में बहुत आता है. मतलब हर किसी से, मतलब हर दूसरे तीसरे चौथे इंसान से मैं बात करती हूँ, और चाहे वो मतलब बच्ची हो who has just hit puberty, चाहे वो थोड़ी बड़ी महिला हो जो मेनोपॉज की तरफ है, मतलब they might be on any position of the fertility cycle, but PCOD की प्रॉब्लम जो है काफी सुनने में आती है. PCOD is out and out lifestyle disorder. बिल्कुल. इसमें एक और इसका वर्जन है PCOS, दैट इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर. तो उसमें वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मोर देन हार्मोनल और भी काफी प्रॉब्लम्स है. तो दैट नीड वेरी सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन. मेडिकल इंटरवेंशन तो दोनों में ही चाहिए, बट PCOS हार्डकोर मेडिकली ट्रीटेड होगा. बट PCOD में अलॉन्ग विथ मेडिकल इंटरवेंशन अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल करेक्शन करते हैं, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. तो PCOD में क्या होता है, PCOD में हमारा जो फॉलिकल्स है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं कर पाता है. तो क्या कारण है उसको मैच्योर नहीं करने का? हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड में हमने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, GnRH हार्मोन ये सिक्रीट होना शुरू होता है. और ये हार्मोन क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को. तो जब ये हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो FSH और LH ये दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हमारे बिगिनिंग ऑफ द साइकिल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और LH जो है वो क्या बोलते हैं, कलेक्ट होना चाहिए, वो स्टोर होना चाहिए. और FSH ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस समय फॉलिकल को बढ़ाना है. बट PCOD के केस में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है. हमारा FSH उतना स्ट्रॉन्ग रहता नहीं, LH ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनके रेशियो में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिससे कारण फॉलिकल्स ग्रो नहीं कर पाते और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो PCOD की जो प्रॉब्लम है वो है कि उनके यहाँ पे सिस्ट डेवलप हो गई है, मल्टी सिस्ट उनके ओवरीज में क्रिएट हो जाती है, और फॉलिकल्स ही नहीं डेवलप हो जाते, मैच्योर नहीं हो पाते, तो एग रिलीज नहीं हो पाते. तो नेचुरली पूरी हमारी जो फर्टिलिटी की जो हमारी साइकिल है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है. तो
दिस इज आउट एंड आउट बहुत, लेकिन आउट एंड आउट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर आप अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग का ख्याल रखेंगी और एकदम प्रॉपर डाइट का, न्यूट्रिशन का, स्लीप का, यूज ऑफ गैजेट्स का, एडिक्शंस, डी एडिक्शंस का पर अपना फोकस रखेंगी, टॉक्सिन्स, मतलब जितने भी हमारे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले आने वाले एपिसोड्स में ऑन फिजिकल वेलबींग, द 7 पिलर्स ऑफ मदर नेचर, अगर हम मदर नेचर के एकदम सानिध्य में जाएंगे, माँ प्रकृति की गोद में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो पीसीओडी को हम प्रॉपर केयर से ठीक कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जो मेडिकल इंटरवेंशंस चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम में हमारे अंदर बहुत कुछ हो रहा है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने गायनेक को जरूर कंसल्ट करें, और उनके कंसल्टेशन के साथ में अगर ये भी सारे प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपका बहुत अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल GnRH नहीं सिक्रीट हो रहा है प्रॉपर्ली, और वो नहीं सिक्रीट प्रॉपर्ली होने के FSH और LH में प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से मालूम है तो आप क्या करेंगी, आप अपने GnRH को, FSH को, LH को आप डायरेक्शन दे सकती हैं, उनको एक दिशा दिखा सकती है, उनको बता सकती है कि ऐसे ऐसे करो। अब एक बच्चा है आपका, वो बच्चा मन मुताबिक कुछ भी कर रहा है, बिल्कुल, बट अगर आप उसको डायरेक्शन देती हैं तो वो बराबर से चीजों को करता है कि नहीं करता है, राइट? उसे गाइडेंस की जरूरत है। सिमिलरली ये बॉडी भी क्या है, हमारे बच्चे समान है, एक एक पार्ट हमारा खुद का है, अपना है। हम जब उसको प्यार से समझाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो अपने आप लाइन पे आ जाता है, अपने आप हमारी बातों को समझना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जी मैम, आपने ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बताई, ये तो वुमेन में होती है, तो इसी तरह से मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है? मेल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्पर्म काउंट और मोटिलिटी की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी मेल में स्पर्म जो है वो 2 मिलियन पर डे के हिसाब से सिक्रीट होना चाहिए, 2 मिलियन पर डे, दैट्स द एवरेज रिक्वायर्ड। और मोटिलिटी की स्पीड कुछ 2 के अराउंड होनी चाहिए। बट क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण हमारा स्पर्म काउंट और मोटिलिटी डिस्टर्ब हो गया है। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हमारा जो लाइफ, खान पान, सोना, ये सब इतना डिस्टर्ब्ड हो गया जिससे सब कुछ हमारा हेवायर हो गया है। प्लस जो हम गैजेट्स आजकल यूज करने लग गए हैं, अब मेन फोन रखते हैं अपने पॉकेट में, लैपटॉप गोदी में रख के काम करते हैं, तो वही रीजन है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रीजन है। एंड सेम गोज विथ वुमेन ऑल्सो, अगर वो कर रही हैं तो ये फोन, लैपटॉप, टैब्स, ये सब इतने हार्श रेडिएशन दे रहे हैं कि, और उसी जगह पे दे रहे हैं जहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे स्पर्म की प्रोडक्शन को, उसकी मोटिलिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। साथ में एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट प्ले करते हैं। अल्कोहल हो गया, कैफीन हो गया, निकोटिन हो गया, ये सब का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। साथ में डेंटल, दांत के साथ स्पर्म का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो डेंटल ट्रीटमेंट जो है ना वो भी काफी इफेक्ट करते हैं डेंटल हेल्थ और ये सारी चीजें जो है। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हो, कंसेप्शन स्टेज में हो और आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो अगर आपको कोई भी डेंटल रिलेटेड कोई चीज करानी है, फिलिंग कराना है, कैप कराना है, जो भी कराना है, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड डिस्कस विथ योर डॉक्टर, बिकॉज डेंटल हेल्थ and sperm production, somehow there is a very strong connection between the two, so it is important कि उसका discussions हो। और साथ ही साथ जो एक बहुत important factor है वो acidic environment। sperm acidic environment में नहीं survive कर सकता है, तो अगर आपका environment acidic है तो वो नहीं survive कर पाएगा। तो acidic किससे create होता है, हम जितने भी pesticide के, preservative, डीप फ्राइड, शुगरी, सॉल्टी, पैकेज्ड फूड, इस तरह के एरेटेड ड्रिंक्स, दे आर ऑल एसिडिक। तो ये सब का जितना हम सेवन करेंगे वो हमारे एनवायरनमेंट को उतना डिस्टर्ब करेगा। ऑन द अदर हैंड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल प्लेटर ऑफ फ्रूट्स, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती। सोया जो है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसको थोड़ा सा चेक किया जाए। अगर आप बहुत सोया वगैरह कंज्यूम करते हैं तो दैट माइट क्रिएट सम हिंड्रेंस एंड सम प्रॉब्लम्स। तो ये बेसिकली जो है वो मेन में ये प्रॉब्लम काफी आती है।
इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी में जो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वो है प्रीमेच्योर इजैकुएशन की। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना बहुत क्लोजली स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ में जुड़े हुए होते हैं जी। तो जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करते हैं ना और एनवायरनमेंट को बहुत लविंग और बहुत पीसफुल और कंड्यूसिव बनाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। बट ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा कि दीज ऑल नीड मेडिकल इंटरवेंशन, तो आप डॉक्टर को तो जरूर कंसल्ट करें, बट डॉक्टर का जो कंसल्टेशन है वो हमारे हित में हो, हमें फायदा दे और हम उसका 100% रिजल्ट ले सके। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो पूरे एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाएं। इनफैक्ट रिसर्च ने तो ये भी पाया है कि जो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है ये सब तो प्रॉब्लम है, बट 30% ऑफ द केसेस में डॉक्टर्स खुद ही बोलते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब कि वी हैव नो आंसर फॉर दिस इनफर्टिलिटी। आपके सारे ऑर्गन्स ठीक लग रहे, मेन का केस है तो भाई स्पर्म प्रोडक्शन बराबर है, स्पर्म काउंट ठीक है, मोटिलिटी ठीक है और बाकी सारी चीजें ठीक है। फीमेल के केस में टेस्ट कर लिया भाई ट्यूब भी बराबर है, फॉलिकल स्टडी करके चेक कर लिया एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी ठीक बन रही है, फॉलिकल का ग्रोथ भी ठीक हो रहा है, AMH टेस्ट से चेक कर लिया कि भाई एग रिजर्व्स भी ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, कंसेप्शन नहीं हो रहा है। यानी कि 30% ऑफ द केसेस में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और वो है कि हमें पता ही नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो कारण ये है, जैसा मैंने आपसे पिछली बार डिस्कस किया था, हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि अगर हम राइट टाइम पे कंसिस्टेंटली अगर हम चीजों को नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। हम डॉक्टर के पास भागते जाएंगे तुरंत, बट हमने तो अपना काम ही नहीं किया। अब जैसे मेरे पास वो वुमेन ने फोन किया कि अरे मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही हूँ, तो भाई तुमने कितने महीने से कुछ सोचा कि भी मुझे प्लान करना है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए, हर मंथ अटेम्प्ट लिया क्या, वो फर्टाइल विंडो में अटेम्प्ट लिया क्या, और जब आप अटेम्प्ट ले रहे हो तो आपकी मानसिक अवस्था कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं, ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके ऑर्गन्स 100% परफेक्ट भी होंगे, हर चीज सही भी होगा, तो भी कंसेप्शन होने में मुश्किल आ सकती है, और यही है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जी बिल्कुल। हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाए इससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक ने मेल करके उनकी समस्या हमें बताई है, वो आप सुने और उनका जवाब दें। जरूर। हमारी दर्शक कहती है कि मेरी बेटी अभी 12 साल की है और मेरी एज 42 है, और मैं अब फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा बेबी है वो भी हेल्दी हो और अच्छी तरह से डिलीवरी हो जाए। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 12 इयर्स के गैप के बाद में वापस से आपको ये बहुत ही सुंदर, बोलते हैं ना मातृत्व का सुख सबसे प्यारा होता है, तो आपको उसकी वापस से प्राप्ति हुई है, तो दैट्स रियली रियली नाइस। और आपका एज जो है अभी 42 है, तो 42 पर आपने कंसीव किया है और फिर से प्रेग्नेंट हुई हो, दैट्स रियली कमेंडेबल, बहुत खुशी की बात है। एंड प्लस बच्चा 12 इयर्स का हो गया आपका, तो 12 इयर्स के गैप के बाद में एक्चुअल में मेंटली एंड इमोशनली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट यू हैव टेकन दैट अटेम्प्ट, दैट रियली रियली नाइस। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि 12 इयर्स के गैप में एट द एज ऑफ 42 यू हैव कंसीव्ड, तो कैसे आपका जो बेबी है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे और अच्छे से रहे, तो उसके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने फिजिकल वेलबींग का पूरा ध्यान दें। आपकी डाइट प्रॉपर हो, सात्विक हो, आपकी जो नींद है प्रॉपर हो, जो आपके आई डोंट नो आपके हेल्थ का स्टेटस अभी कैसा है। इफ़ आपका गायनोकोलॉजिस्ट बिल्कुल अग्री करती है तो हम रेगुलर वॉक्स लें आप, क्योंकि दैट रियली हेल्प्स इन डिलीवरी। प्लस प्राणायाम जो है हमने अपने ये एपिसोड्स में सारे बताए हैं कि किस तरह के प्राणायाम हमको सूटेबल है, कैसे करने चाहिए, ये काफ़ी डिटेल में मेरी बुक मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार में भी कवर्ड है, तो आप उसके स्टेप्स देखकर आप प्राणायाम कर सकती हैं, बिकॉज प्राणायाम क्या होता है डिलीवरी में हमें बहुत सपोर्ट करता है। इसके अलावा जितने भी एडिक्शंस हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, वो सबका आप पूरा ध्यान दें, उनसे थोड़ा सा दूर
रह के बच के रहें, बिकॉज आपकी एज भी 42 है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंटरनल जो आपका एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, वो बहुत अच्छा हो। इसके अलावा मेंटल वेलबींग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्मेशंस दे, विजुअलाइज करें अपने बच्चे में जो क्वालिटी आप क्रिएट करना चाहती हैं। हमारा है सोनल्स इंटेलिजेंस मॉडल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप प्रॉपरली फॉलो कर सकती हैं और हमारे ड्रीम बेबी ऐप से आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हैं, ताकि बेबी का जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज है वो प्रॉपरली क्रिएटेड हो। और हैप्पी रहिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओनली अ हैप्पी मदर कैन गिव बर्थ टू अ हैप्पी बेबी। तो हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इमोशनल वेलबींग को अच्छा रखिए और साथ में स्पिरिचुअली वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक दिव्य संतान चाहिए तो आपको अपने अंदर दिव्यता लानी होगी। तो जितनी दिव्यता आप लेके आएंगी वो दिव्यता आपके बच्चे में पास ऑन होगी। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने एपिसोड्स में, हमारे बुक में, हमारे ऐप में बहुत डिटेल में हमने कवर किया है। मेरा सजेशन होगा कि इस तरह से 2 मिनट के आंसर में मैं आपको सब बता नहीं पाऊंगी, मेन पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए। नाउ प्लीज रेफर टू दीज एपिसोड्स एंड द बुक एंड द ऐप, व्हाटएवर आपके लिए जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हो। लॉट ऑफ रिसोर्सेज वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड विच आर ऑल अवेलेबल। आप उन्हें रेफर करें, रेफर करके उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, एंड आई एम श्योर दैट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपनी समस्या हमसे शेयर की। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के बारे में। जो प्रॉब्लम्स है वो तो हमने समझ ली, लेकिन उसे किस तरह से हम, क्या उपाय है जिनसे हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, कंसिस्टेंटली प्रॉपरली अटेम्प्ट्स लेना। जी, कि अगर आप बिलो 35 हो तो एटलीस्ट 1 ईयर तक आप एवरी मंथ डेडिकेटेडली अपने फर्टाइल विंडो के टाइम पे आप अपने प्रॉपर अटेम्प्ट्स लो। 35 के अबव हो तो नेचुरली वी कांट वेस्ट मच टाइम, तो 6 मंथ्स तक भी एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं कि 1 मंथ के अटेम्प्ट पे 38%, 3 मंथ पे 68%, 9 मंथ पे 81% और 1 ईयर आप अटेम्प्ट कर दो 91%। तो बहुत हद तक तो चीजें वहीं पे रिजॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग कुछ करते नहीं है और फिर दौड़ते भागते रहते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉपर अटेम्प्ट्स लें। व्हेन यू आर सैटिस्फाइड दैट आई हैव गिवन माय बेस्ट शॉट, जो मेरे लिए एकदम बेस्ट था मैंने कर दिया, और उसके बाद भी मे बी यू आर फॉलोइंग इन दैट 9% नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप डॉक्टर को अप्रोच करें। एंड डॉक्टर के एक सेट टेस्ट होते हैं, वो चेक करेंगे, आपका फॉलिकल साइकिल चेक करेंगे, आपके एमएच लेवल्स चेक करेंगे, आपका फेलोपियन ट्यूब चेक करेंगे, हस्बैंड के केस में उनके स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, ये सारी चीजों को, स्टैंडर्ड चीजों को चेक करेंगे। एंड चेक करके उनको फिर समझ में आएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मे बी आपको पीसीओडी हो, मे बी आपकी फेलोपियन ट्यूब में कोई इशू हो, मे बी आपको कुछ आपके एग रिजर्व्स में कुछ इशू हो, तो डिपेंडिंग, मे बी आपके हस्बैंड में कुछ इश्यू। बिकॉज अभी कुछ समय पहले देयर वाज अ वुमन, शी हैड कॉल्ड मी फ्रॉम कनाडा, एंड वो शेयर कर रही थी कि भाई हम कंसीव करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहा है। और बाद में मुझे पता चला कि उनके जो हस्बैंड है वो बिल्कुल एक्सरसाइज एंथुजियास्ट है, मतलब खूब जिम जाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं और काफी ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग वगैरह वगैरह करते हैं, और काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं जिम ट्रेनर्स वगैरह से। तो वो ट्रेनर उनको प्रोटीन शेक रेकमेंड करते थे, तो उन्होंने अपना खाना पीना लिटरली बंद करके सिर्फ प्रोटीन शेक ही पीते थे, और वो प्रोटीन शेक के कारण उनकी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी मेजरली अफेक्टेड हो गई थी। फिर उन्होंने जब वहां के लोकल डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो ये ट्रैक डाउन हुआ कि भाई इस कारण हुई है। नाउ ही हैज कम टू अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, जिससे उनकी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी बहुत इंप्रूव होती जा रही है। एंड देन दे केम टू मी, दे गॉट टू नो अबाउट मी, सो दे वांटेड फर्दर गाइडेंस एंड ऑल दो स्टफ। अभी सिचुएशन काफी इंप्रूव्ड है उनकी, कंसीव नहीं हुआ है अभी तक, द प्रोसेस इज ऑन, बट सिचुएशन इंप्रूव लग रही है। आई एम श्योर विद गॉड्स ग्रेस उनको कंसीव हो जाएगा बहुत जल्दी। एटलीस्ट प्रॉब्लम हमने ट्रैक कर ली एंड दे आर विलिंग टू वर्क अपॉन इट। तो इस तरह से हमें पता ही नहीं चलता कौन सी चीज हमें कहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है, इफेक्ट कर रही है, राइट। तो डॉक्टर के पास जाके आपको पूरी क्लैरिटी होगी। और अगर कुछ ऐसा अगर होता है कि भाई ये हमारे रेगुलर सिस्टम से नहीं हो सकता है, नेचुरल कंसेप्शन के बाहर चीज जा रही, मे बी आपका ट्यूब बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका है, या एग के क्रिएशन में मेजरली इशू है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, देन जो अभी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड सोल्यूशन होता है वो है IVF, कि भाई आप IVF का पाथ ले सकते हो। कि IVF के केस में क्या होता है कि आप एक
आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे हमने क्या डिस्कस किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे आपका GnRH हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन फिर आगे के सिस्टम्स को कैस्केड कराता है वन आफ्टर द अदर। हम IVF के केस में क्या करते हैं, हम अपने रेगुलर साइकिल को फोर्सफुली स्टॉप करा देते हैं और एक आर्टिफिशियल आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करती है, एंटी GnRH हार्मोन प्रेस्क्राइब करती है ताकि GnRH क्रिएट ही ना हो और आगे की प्रोसेसेस वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो एंटी GnRH हार्मोन देके वो आपके पूरे साइकिल को रोक देती है, जो नेचुरल साइकिल है, और आर्टिफिशियली इसको इंड्यूस कराती है। फिर वो आपको आर्टिफिशियली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स देंगी और सारी चीजें देंगी, जिससे क्या होता है कि जनरल केस में हमारे एक ही एग रिलीज हो पाते हैं, बट वो हैवी स्टिमुलेशन से वो इंश्योर करते हैं कि मल्टीपल एग्स रिलीज हो जाए। उसका कारण ये है कि मल्टीपल एग्स जब रिलीज हो जाते हैं तो वो एग्स उन एग्स को पिक कर सकते हैं। पिक करके वो हस्बैंड के स्पर्म को एक्सटर्नली कलेक्ट करते हैं और दोनों को एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जब उसका एक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो क्रिएट हो जाता है तो एक्सटर्नली आर्टिफिशियली वो क्या करते हैं, वो एम्ब्रायो को लेके डायरेक्टली इम्प्लांटेशन कर देते हैं आपके यूट्रस में। तो बेसिकली जो हमारा एक नेचुरल साइकिल था उस नेचुरल साइकिल को बाईपास कर देते हैं, बिकॉज नेचुरल साइकिल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, लूप होल्स है, वर्क नहीं कर रहा है, तो बाईपास करके हम उसको इस तरह से एक एक्सटर्नल मेथड से उसको अचीव करवाते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ IVF। जी मैम, आपने IVF के प्रोसेस के बारे में बताया, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि जो कपल्स है जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, वो बेबी चाहते हैं, वो IVF से थोड़ा डरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, आई टोटली अग्री विद देयर फियर एंड एंजाइटी जी, क्योंकि IVF थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। आप समझ सकते हो कि हमारे अंदर एक नेचुरल हार्मोन सिक्रेशन का जो सिस्टम है हमको पूरा स्टॉप करके आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं जी। तो कितना हैवी डोज ऑफ हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में जा रहा है जी। तो आपके बॉडी में वो ताकत होनी चाहिए, इतने हॉर्मोन्स को लेने की उसके बहुत इंजेक्शंस होते हैं, वो इंजेक्शंस को लेना पड़ता है, फिर पिकअप होता है, एग्स को लिया जाता है, फिर उसके बाद वापस इम्प्लांट किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर वे से थोड़ा एग्जॉस्टिंग रहता है, साथ में फाइनेंशियली भी एग्जॉस्टिंग रहता है क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। प्लस एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब इस तरह से आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें सक्सेस रेट 100% मिलना चाहिए जी, राइट जी। हमने तो एकदम आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, बिल्कुल, बट ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ IVF का सक्सेस रेट इज अराउंड 30 to 35% जी। दैट इज लेस देन the success rate of natural conception। natural conception क्या था, 38% बताया था, this is 30 to 35%। तो फर्स्ट जो राउंड है उसका काफी कम रहता है, सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा बेटर, थर्ड अटेम्प्ट उससे बेटर, एंड काफी बाय एंड लार्ज लोग फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट तक क्लिक करते हैं जी। ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, बट मेजॉरिटी क्लिक कब करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट तक। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वो है ना, उस चीज को, पूरे प्रोसेस को जो बेयर करने की जो शक्ति होती है ना, वो तब तक चली जाती है, वो वहां तक है ना खींचना नहीं चाहती कोई मदर। भाई एक अटेम्प्ट हुआ, दो अटेम्प्ट हुआ, तीसरे अटेम्प्ट तक घबराहट शुरू हो जाती है, फोर्थ अटेम्प्ट तक एंजाइटी शुरू हो जाती है। प्लस आप जब ये पूरे प्रोसेस से गुजरते हो तो क्या होता है, आपकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज आप एक तो इतना फिजिकल एक टॉर्चर टाइप हो रहा है। आई शुड यूज द वर्ड टॉर्चर, बट यस वो इंजेक्शन है, रेगुलरली हॉस्पिटल जाना है, घंटों घंटों बैठना है, डॉक्टर को चेकअप कराना है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो एग्जॉस्टिंग होता है, फाइनेंशियली इट इज ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टिंग। तो ये क्या करता है, बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है, और वो स्ट्रेस के कारण क्या होता है, और गड़बड़ हो जाता है जी। तो मतलब मेरे हिसाब से जितना
प्रॉब्लम ये पूरे प्रोसेस से नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हम जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं ना उससे हो रहा है कि अरे बाप रे इतना खर्चा हो रहा है, मेरे इतने सपोज XYZ अमाउंट लग रहे हैं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हमने अपनी सेविंग्स इसमें लगाई है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर इतने इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, नहीं होगा तो वापस से करना पड़ेगा क्या, फिर इतने लोगों को पता चल गया, एक सोशल स्टिग्मा जैसा भी फील होता है कि भाई इतने लोगों को पता चल गया है, मैं IVF करा रही हूँ, फिर नहीं होगा तो मैं क्या बताऊंगी। तो इस तरह के बहुत सारे इमोशंस है लोगों के अंदर में, जिसके कारण ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि देखिए नेचुरली आपने ट्राई कर लिया है, नहीं हो पाया है, आप IVF का रूट ले रहे हो, साइड कर दो सारी चीज़ों को। अल्टीमेटली क्या चीज़ आपको खुशी देगी, जब वो बेबी गोद में आएगा ना, तो जितनी तकलीफें है ना कि लोग क्या कह रहे, पैसा कितना लग रहा, मुझे इतने इंजेक्शन लगे हैं, गठान हो जाती है इंजेक्शन ले लेके, एकदम काले काले पड़ जाते, सूज जाता है वो जगह, इतना इंजेक्शन लगता है। तो वो सारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, साइड हो जाती है। वो बच्चा जैसे गोदी में आता है ना, वो मदर बिल्कुल भूल जाती है the torture that she underwent। तो वो बेबी जो आपको हैप्पीनेस देगा, तो ये सारा दुख जो है ना वो 1 सेकंड में गायब हो जाएगा, भूल भी जाओगे कि what you had underwent। It will just बोलते हैं ना मैजिक की तरह सब गायब हो जाएगा आपकी मेमोरी से। So just focus on the happiness that you are going to receive। और बाकी सब चीज को, it's a process, just follow the process and you will achieve it। जी बिल्कुल मैम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने जो पहले बताया था कि हमारा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना, हमारी वो वेलबींग होना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गर्भाधान के केस में हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से इसका फ़ायदा ले सकते हैं? गर्भाधान में आप क्या कर रही हैं, गर्भ में धारण कर रही हैं, और किसको धारण करना चाहते हैं, एक दिव्य शिशु को। बिल्कुल। तो वो दिव्य शिशु तभी आएगा जब आप होलिस्टिकली वेल बैलेंस्ड हो, और आपके बोलते हैं ना गर्भ से ऐसी ऊर्जा निकल रही हो कि वो ललायित हो कि अगर मुझे धरती में किसी के गर्भ में जाना है तो इनके ही गर्भ में जाना है, और इनको ही अपनी माँ अपनाना है। तो इस तरह की ऊर्जा आपके गर्भ में होनी चाहिए, और तभी पॉसिबल है जब हम एक वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हम आगे के एपिसोड्स में चर्चा करेंगे फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग, जिसके ऊपर हमने डिटेल्ड में सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको शेयर किया है। हालांकि वो सारे एपिसोड्स में हमने विद द पर्सपेक्टिव ऑफ गर्भ संस्कार किया है, यानी प्रेगनेंसी के स्टेज से किया है कि भाई बच्चा ऑलरेडी आपके गर्भ में है, आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए। बट गर्भाधान और गर्भ संस्कार में उतना डिफरेंस नहीं है, जो चीज उनको एप्लीकेबल है वो आपको भी एप्लीकेबल है, ऑफ कोर्स विद सम डिफरेंसेस। कि भाई वहां पे हमने बोला है कि योगा बिल्कुल ध्यान से करिए, उतना ज्यादा योग मत कीजिए। प्राणायाम में हमने बोला है कि कुंभक मत लगाइए, आप श्वास को मत रोकिए, राइट। बट गर्भाधान में मैं आपको सजेस्ट करूंगी खूब योगा कीजिए। मेरे गुरु मुझे बोले बेटा 108 सूर्य नमस्कार रोज होना ही होना, तो मैं आपको ही बोलूंगी आप अपनी शरीर की कैपेसिटी देखिए। ऑफ कोर्स कभी नहीं किया तो 108 कहाँ से होगा, बट आप जितना योगासन कर सकती हैं करिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में जो है ना एक एनर्जी आएगी, आपकी बॉडी का सिस्टम अच्छा होगा। खूब प्राणायाम कीजिए, कुंभक बहुत लगाइए, कुंभक बहुत मदद करता है आपके प्राणों की जो ऊर्जा है उसको ऊपर नीचे करने में, उसको कंट्रोल करने में। तो ये थोड़े से डिफरेंस है नेचुरली गर्भ संस्कार और गर्भाधान में, कि भाई गर्भ संस्कार में जैसे कुछ खाने में भी हम परहेज बताते हैं कि भाई आप ये मत खाइए वो मत खाइए, बट यस गर्भाधान में अगर आपने इम्प्रेग्नेशन की स्टेज को क्रॉस कर लिया है तो वो सब चीज आप पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, वो चीज का ध्यान देना है। बट अगर आप प्लानिंग के स्टेज में कि आपने अभी तक प्लान ही नहीं किया है, इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ है, तो उसके पहले की अगर स्टेज में है तो आप आराम से बहुत एक्सरसाइज कीजिए, बहुत प्राणायाम कीजिए, खाने में बिल्कुल सात्विक आहार रखिए। वो बस उतना भर का डिफरेंस है गर्भ संस्कार और गर्भाधान में। बाकी सारे रूल्स जो वहां फॉलो करते हैं वही हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल नेचुरल सिस्टम, बिकॉज वो मदर नेचर के बोलते हैं ना गाइडेंस हैं, उनके पॉइंट्स हैं, तो वो हर चीज में एप्लीकेबल है। मेंटल वेलबींग में वहां पे ऑलरेडी शिशु आ गया, हम उससे कर रहे हैं, यहाँ पर आपको उसे अट्रैक्ट करना है तो आप अट्रैक्ट करोगे, राइट। इमोशनल वेलबींग तो सेम ही है, वहां पे भी स्ट्रेस अलाउड नहीं है, आपको भी स्ट्रेस अलाउड नहीं है। स्पिरिचुअल वेलबींग भी सेम ही है, उनको जैसे मंत्रास करने, हमने स्पिरिचुअल वेलबींग में इनफैक्ट कंसेप्शन के भी मंत्रास को डिस्कस किया है, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो इस सारे एपिसोड्स को आप बहुत अच्छे से देखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक डायरी और एक पेन लेके बैठे आप,
ये सारे एपिसोड्स देखने के लिए, ताकि आप अपने पॉइंटर्स बनाएं कि आपके लाइफ के लिए क्या क्या चीजें एप्लीकेबल है। बहुत कुछ शायद आप कर रही होंगी, वेरी गुड, बहुत कुछ नहीं कर रही होंगी तो उसकी नोटिंग कीजिए। नोटिंग करके एक अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, एक अपना टारगेट सेट कीजिए कि ये मैं ऐसे अचीव करना चाहती हूँ। मतलब इसको एक पूरा एक प्लान की तरह लीजिए। जस्ट सुन लिया, अच्छा लग गया, ऐसा नहीं करिए। जस्ट फोकस ऑन इट एंड इम्प्लीमेंट इट। अगर आप अच्छे से फोकस करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी तो जरूर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हमें। गर्भ संस्कार के बारे में आपसे और गहराई में समझने के लिए मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। आई एम श्योर हमारे दर्शक भी होंगे। इसके बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपके मन में भी गर्भ संस्कार से जुड़े कुछ सवाल है तो आप भी वो हमसे पूछ सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।